कितना लगा बताओ। एक चीज यहाँ नर्वस सिस्टम में आप लोग नोटिस किए होंगे, थोड़ा आगे बैठिए इतना। तो इसके नर्वस सिस्टम में, एम्फीबियंस के नर्वस सिस्टम में, और क्या कहते हैं, पाइसेस का नर्वस सिस्टम में हम लोग स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व दोनों की बात किए हैं, ठीक है। और क्रेनियल नर्व को हम लोग मेंशन किए हैं एम्फीबियंस में, लेकिन स्पाइनल नर्व देख रहे हैं कि मेंशन नहीं किए। उसके पीछे रीजन क्या है? ओके, सो इसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि एम्फीबियंस पे हम लोग नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स नहीं लिखे। उसके पीछे रीजन है कि यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीसीज टू स्पीसीज थोड़ा बहुत वेरी करता है। कुछ बड़े एम्फीबियंस होते हैं, कुछ छोटे, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग साइज के, वेरिएबल साइज के एम्फीबियंस होंगे उनमें नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम तो होगा ना, जिसके अंदर उनका स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहेगा। तो नंबर ऑफ वर्टिब्री जितने होंगे, स्पाइनल नर्व उतने पेयर बढ़ जाते हैं। हर वर्टिब्रा से एक एक पेयर स्पाइनल नर्व निकलता है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व को स्पाइनल नर्व कहते हैं, और ब्रेन से निकलने वाले नर्व को क्रेनियल नर्व कहते हैं। तो स्पाइनल नर्व किसी पर्टिकुलर, ये जैसे हमारा एम्फीबिया क्लास हो गया, पूरे एम्फीबियन क्लास में फिक्स नहीं है, साइज वेरी करते हैं। तो नंबर ऑफ वर्टिब्री वेरी करेगा, जिसमें ज्यादा होगा वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स उसमें ज्यादा स्पाइनल नर्व होंगे, जिसमें कम होंगे वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स उनमें कम होंगे। फॉर एग्जांपल आपको समझा दें, जैसे टैडपोल हम लोग जानते हैं, टैडपोल किसको कहते हैं? फ्रॉग का जो लार्वा है उसको। इसीलिए देखेंगे कि एम्फीबियंस में जो हम लोग रिप्रोडक्शन लिखे हैं, इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है ना, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट डेफिनेटली। तो ज्यादा स्टडी किसका किया गया है? फ्रॉग के लार्वा का। तो फ्रॉग का लार्वा, एक्चुअली जब हम लोग फ्रॉग पढ़ेंगे तब ये बात और वहां पे क्लियर होगा। फ्रॉग का लार्वा जब रहता है पानी में, जब दिखेगा वो, तो आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगी कि इट इज अ फिश और फ्रॉग। हाँ, पता नहीं चलता है क्योंकि वो फिश की तरह दिखता है और उसमें गिल स्लिट्स होते हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे वो मेटामॉर्फ करता है, मतलब बदलता है, वैसे अच्छा उसमें टेल भी होते हैं और उसमें लिम्स नहीं होते, पैर नहीं होता लार्वा में, वो तैरता है। अब है क्या, जैसे जैसे वो मेटामॉर्फ करता है, जैसे जैसे वो बदलता है, वैसे वैसे उसका टेल सिकुड़ता है और गायब होने लगता है। अब सोचिए, टेल है क्या? वर्टिब्रल कॉलम का एक्सटेंशन। तो नंबर ऑफ वर्टिब्री घटने लगेंगे, और जब वो फुल्ली फॉर्म फ्रॉग बन जाता है, एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, उसके सारे इस तरह के ऑर्गन्स गायब हो जाते हैं। उसमें लंग डेवलप कर जाता है, उसके लिम्स डेवलप कर जाते हैं, उसके टेल गायब हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह के चेंजेस होने के दौरान उसका साइज कंपैरेटिवली, मतलब लंबाई कम हो जाती है, साइज बढ़ता है। ओवरऑल नंबर ऑफ वर्टिब्री जो है उनके नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन साइज ऑफ द वर्टिब्रा बढ़ेगा, इसलिए कंपैरेटिवली फ्रॉग बड़ा दिखता है। लेकिन असल बात क्या है? नंबर ऑफ वर्टिब्रा। जो ये लार्वल फॉर्म में रहता है टैडपोल, उस समय उसमें नंबर ऑफ वर्टिब्रे 30 या 31 रहते हैं, इसलिए उतने पेयर स्पाइनल नर्व्स उसमें दिखेंगे। और जब वो सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है, तो एग्जैक्टली याद नहीं है, 12 या 15 वर्टिब्रल कॉलम के बोन रह जाते हैं, तो उतने पेयर उसमें स्पाइनल नर्व्स रह जाएंगे, घट जाएंगे। तो इसीलिए फिक्स नहीं है, इसीलिए इसमें हम लोग बात नहीं करते इसका, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, हम लोग अगला क्लास देखें, और यह है रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स। तो हम सोचे थे कि एम्फीबिया बताने के साथ फ्रॉग पढ़ा देंगे, लेकिन फिर ये चैप्टर लिंगर कर जाएगा,
तो इसको जल्दी से निपटाते हैं, उसके बाद फ्रॉग में आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा, लगेगा कि हाँ जल्दी जल्दी 2 चैप्टर खत्म हो गया, अदरवाइज लगेगा 1 चैप्टर कितना लंबा चल रहा है। पर ये भी देखिए क्वांटम ऑफ नॉलेज, इसमें कितनी सारी बातें हैं। जनरल प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे वैसे ही होंगे जैसे कि कॉर्डेट में होते हैं, वर्टिब्रेट में होते हैं, इसलिए उन प्रॉपर्टीज को हम लोग रिपीट नहीं करते, वो तो होंगे ही होंगे। जनरल प्रॉपर्टीज, आइए सीरियल नंबर 1, स्किन। इसका स्किन कैसा होता है? ड्राई एंड हैविंग scales. They especially the lizards and snakes do ecdysis. अब ecdysis इसका मतलब होता है स्किन कम्स आउट। तो अपने स्किन को, मतलब पुराने स्किन के ढांचे में से निकलकर नए स्किन लेकर वो बाहर आते हैं, यानी जिसको कहते हैं चमड़ी छोड़ना, उस तरीके से। तो कई बार देखिएगा स्नेक जहां से गुजरा है, कई बार स्नेक जैसा कुछ पड़ा हुआ रहता है, हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो स्नेक है, हिला डुला के देखता है, अरे इसको तो खाल है ना, केचुल छोटा कहते हैं इसको। तो दैट इज कॉल्ड एक्डाइसिस। तो ये अपना स्किन छोड़ते हैं, और ये प्रॉपर्टी किसमें है? लिजार्ड्स में और स्नेक्स में। तो घर वाले लिजार्ड में हम लोग को नहीं दिखता, सभी में नहीं, लेकिन है। सीरियल नंबर 2, तो इसका स्किन कंपैरेटिव रफ होता है। देख लीजिए एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों के स्किन में कितना अंतर है। कभी सुने हैं फ्रॉग ने अपना स्किन छोड़ा? नॉट एट ऑल। नाउ बॉडी इज divided into head, thorax and abdomen. Tail is present and is an extension of vertebral column. इसके वर्टिब्रल कॉलम का एक्सटेंशन है टेल। सीरियल नंबर 3, digestive system, reproductive system and urinary system have a similar pattern WRT, यानी शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं विथ रेस्पेक्ट टू, है ना, लेकिन टेस्ट में एग्जाम में WRT मत लिखिएगा, इट्स काइंड ऑफ सेविंग टाइम, हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसका मीनिंग है विथ रेस्पेक्ट टू, पैटर्न विथ रेस्पेक्ट टू द एम्फीबियंस। इन दैट, किस मामले में ये इनके साथ सिमिलरिटी शो करते हैं? दे हैव a common opening, they have a common opening
ऑफ क्लोआका, इसमें भी क्लोआका होता है और इसी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट खुलता है और फिर इन तीनों के प्रोडक्ट्स क्लोआका से बाहर आते हैं, राइट। तो ये बॉडी प्लान कौन लेकर चला? एम्फीबिया। और इसी को फॉलो कर रहा है कौन? रेप्टाइल्स। और इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि एम्फीबिया से डेवलप होकर रेप्टाइल्स आए। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट कैन शो दैट यस देयर इज ए link between the developing organisms from one to another and from amphibia to reptiles. Now, serial number 4. डाइजेस्टिव सिस्टम पे थोड़ा बात करें। डाइजेस्टिव सिस्टम, mouth has teeth on jaws, but for trapping and cutting the prey, इनके शिकार को काटने और जकड़ के रखने के लिए इनके दांत का इस्तेमाल होता है, पर ये चिविंग कंडीशन में नहीं होते, ये चबा नहीं सकते, काट लेते हैं, काट के टुकड़े करके फूड को चबा जाते, निगल लेते हैं, पर स्नेक्स में ये कैपेसिटी नहीं। देन लाइक इन घड़ियाल्स, एलिगेटर्स एटसेट्रा, टॉर्टॉइज में भी होता है, लेकिन अदर रेप्टाइल्स लाइक द स्नेक, लिजर्ड्स, इसमें ये चीज मिसिंग है। ओह आई सी, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एनीवे, ओवरलैपिंग है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग देखें इसका किस तरह का होता है, और माउथ एनस होते हैं, कंप्लीट होता है, कंप्लीट तो होगा ही, कॉर्डेट आ गया, काफी ज्यादा डेवलप है। इनका रेस्पिरेशन, कुछ एक्वेटिक हैं रेप्टाइल्स में, एक्वेटिज्म दिखता है, जैसे जो टॉर्टॉइज है, टर्टल्स हैं, वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, पर जमीन पे भी रह सकते हैं, उनके पास वॉकिंग फुट होता है, लेकिन फिर भी ब्रीदिंग के लिए ये किसी भी रेप्टाइल में आप गिल्स नहीं पाएंगे, दे डू पल्मोनरी ब्रीदिंग, और क्यूटेनियस ब्रीदिंग ये कर नहीं सकते। उसके पीछे रीजन है इनका स्किन क्या होता है, अभी लिखे हैं आप लोग, टफ होता है, मॉइस्ट नहीं होता है ना, स्केल्स होते हैं। जब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो कैसे वो परमेबल होगा, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो ट्रांसफायरेबल कैसे होगा, है ना। इसीलिए वो पल्मोनरी ब्रीदिंग करता है, केवल एक ही प्रकार का ब्रीदिंग मेथड उसमें प्रेजेंट है। इसलिए देखिएगा, घड़ियाल भी अगर है या एलिगेटर है, जो भी है ना, इस तरह के क्रोकोडाइल और ऐसे होल अगर हम मानते हैं, पानी में रहता है, तो भी देखिएगा सरफेस पे ही ऐसे तैर रहा होता है, और उसका स्नाउट का ऊपरी हिस्सा जहाँ पे नॉस्ट्रिल रहता है, नेसल चेम्बर रहता है, शुरू होता है जो, वो हमेशा पानी के ऊपर रहता है। दैट इज द रीजन कि वो पानी को अवॉइड करता है, सांस नहीं ले पाता, एकदम नीचे से जाके वो नहीं आता, पर अगर आता भी है तो उस समय तक वो ब्रेथ होल्ड करके रखता है, सांस रोके रखता है, उसके बाद ऊपर की ओर आता है। सो एनीवे, दिस इज द फैक्ट। अब सीरियल नंबर 5, डाइजेस्टिव के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे हैव पल्मोनरी ब्रीदिंग, और पिछले क्लास में ही बताया है, पल्मोनरी ब्रीदिंग मतलब लंग ब्रीदिंग। सो दे हैव
lungs for breathing. No member has branchial respiration, यानी गिल ब्रीदिंग नहीं करते. गिल ब्रीदिंग इज एब्सेंट. बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है. डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम. यहां पे आपको डिफरेंस दिखेगा. आपको पिछले क्लास में बताए थे फिशेस में कितने चेम्बर्ड हार्ट होते हैं. फिशेस 2 चेम्बर्ड, 1 atria 1 ventricle. Atrium for receiving, ventricle for pumping out. ठीक है. Amphibia, they have 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle. From left and right, blood is received into the atria, and then there is a mixing of the oxygenated and deoxygenated blood in the ventricle while pumping out. So similar pattern is also observed in them, but with a difference that the single chambered ventricle is partly partitioned. So there is an incomplete partition in the reptile as a whole. So although we say that they have 4 chambered heart, but it is incomplete. So better we say incomplete 4 chambered heart is the feature of reptiles. But there is an exception. The crocodiles have complete 4 chambered hearts. They have 2 atria and 2 ventricles. So the septa, the wall that divides the ventricle into 2, they have it in a complete way. ठीक है. तो इसके वेंट्रिकल 2 होते हैं, अट्रिया 2 होते हैं. बट अदर्स में है ना इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट के बारे में. इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट. कुछ खिकी खिकी की आवाज आ रही है. 2 एट्रिया प्लस incompletely separated ventricle. Incompletely separated ventricle. इस तरीके से ये 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं. नाउ ब्लड circulation, like other vertebrates, they have also closed circulatory system. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में सर्कुलेशन, closed circulatory system. इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है. ब्लड विथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, और आरबीसी होते हैं न्यूक्लिएटेड ओवल बाइकॉन्वेक्स. तो देख लीजिए यहां भी ये एम्फीबिया को मैच कर रहा है ब्लड के मामले. दिस इज सी, दिस इज सी. ओके, नाउ द सीरियल नंबर 7, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम.
fully formed kidneys are there. Excretory product. अब यहां देखिए, लैंड रेप्टाइल्स like many snakes that are terrestrial, जो जमीन पर रहते हैं, पानी में भी पाया जाने वाला स्नेक होता है, पर जो जमीन पर रहते हैं, that are terrestrial are and lizards, बहुत सारा है, गार्डन लिजर्ड है, चैमिलियन है, एटसेट्रा, वॉल लिजर्ड है, आर यूरिकोटेलिक, मतलब हो गया यूरिक एसिड इज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. यहां तक नोट कीजिए, तब एक्सक्रीशन को आगे बढ़ाएंगे. उसमें क्या है? ओके, सीरियल नंबर 7 रहने देते हैं, यहां तक आप लोग शायद लिख रहे होंगे, ये तो मिटा दें, है ना. सो एग्जाम में हम आपको रेप्टाइल्स तक नहीं ले गए हैं, ले जा रहे हैं, एम्फीबिया तक ही रखे हैं, ठीक है. और टेस्ट होगा जो सैटरडे को, तो कल के लिए रेप्टाइल्स नहीं रहेगा, एम्फीबिया तक ही रहेगा. अगले बार के टेस्ट में ये पूरा रहेगा. और हम लोग जितने सिस्टम्स, फ्रॉग भी पढ़ ही चुके होंगे, फ्रॉग भी रहेगा, हाँ फ्रॉग पढ़ा ही लेंगे, और ह्यूमन के सिस्टम्स भी खत्म होने लगेंगे, तो ह्यूमन के सिस्टम से उसमें आएंगे. दिस इज जस्टिस, मोर देन जस्टिस. सीरियल नंबर 8. चलिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओ, अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा नहीं हुआ, इस पे आगे बढ़ना है थोड़ा सा. वो देख रहे थे कि यहां लिजार्ड, स्नेक और लिजार्ड के बारे में बताया कि ये कैसे एनिमल्स होते हैं, यूरिकोटेलिक, बिकॉज दे एक्सक्रीट यूरिया, सॉरी यूरिक एसिड. बट देयर इज अ डिफरेंस. क्रोकोडाइल्स excrete, EXCRET, excrete urea. So are ureotelic. Serial number 8. Nervous system. Brain plus spinal cord plus cranial nerves, 12 pairs, plus spinal nerves, depending upon the number of bones of vertebrae
वर्टिब्री, बोन्स ऑफ वर्टिब्री। वर्टिब्री क्या वर्टिब्रा, बोन्स ऑफ वर्टिब्रा हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बोन्स ऑफ वर्टिब्रा। इसके ऊपर डिपेंड करेगा इनके स्पाइनल लब्स कितने होंगे। सेंस ऑर्गन्स, all are there. Snakes have no external ear, but middle middle and internal ears are present. From Pisces to tetrapods, the inner ear acts as a balancing organ. तो यहां आप देख सकते हैं स्टेटोसिस्ट का काम किसी और ने ले लिया। पिछले एनिमल्स में, इनवर्टिब्रेट्स में हम लोगों ने देखा, इनवर्टिब्रेट नहीं कहिए, नॉन कॉर्डेट्स में हम लोगों ने देखा बॉडी बैलेंस के लिए एक डेफिनेट ऑर्गन हुआ करता था, दैट वाज स्टेटोसिस्ट। पर जब से वर्टिब्रेट आया, स्पेशली द पाइसेस एंड टेट्रापोड्स, दे हैव ईयर, है ना, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो ये इंटरनल ईयर उनके बॉडी बैलेंस के काम आता है। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके, सो नीचे वाला तो मिटा ही सकते हैं, इसका काम खत्म हो चुका। अब इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखें, ऐसे तो देखे ही हैं कि इसका एक कॉमन ओपनिंग क्लोआका है ना। तो सीरियल नंबर 9, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, asexual reproduction is absent. However, एक इंपॉर्टेंट चीज है, however, tail regeneration after, बात नहीं करना है, serving is remarkable in lizards. देखिए, कई बार 10th स्टैंडर्ड तक में ये क्वेश्चन कई बार आता है, क्योंकि उसमें भी रिप्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में बड़े अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके उस बात को बताया गया है। 12th में भी आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में देता था कि एनिमल में हम लोग कहते हैं हायर एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, फिर जो लिजार्ड्स हैं उनका लॉस्ट टेल वो कैसे रिकैप्चर कर लेता है, क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है? हम लोग कहेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि मेन बॉडी से टेल जो अलग हो गया, तो रिकवर किसको करेगा? टेल को। तो रिजल्ट क्या होगा? क्या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ गए? नहीं, वहीं के वहीं रहे, नंबर तो नहीं बढ़ा। टेल जो सर्व आउट हो गया था, कट के निकल जाना, उसको सर्व आउट कहते हैं, सर्व हो जाना, कट जाना। टेल जो अलग हो गया, क्या वो एंटायर बॉडी को रिजेनरेट कर लेता है? नहीं, ये मर जाता है बाद में जाके। तो इसमें जो आप रिकैपिचुलेशन देख रहे हैं, वापस लाना देख रहे हैं, ये केवल और केवल टेल वापस आता है,
पर टेल से पूरा बॉडी नहीं आता है. सो दैट इज वाई दिस इज ए काइंड ऑफ रिपेयर एक्टिविटी. ये रीजनरेशन है लेकिन टू द टेल रीजन ओनली, but the tail cannot regenerate the entire animal, and that is why this doesn't increase their population, which is not in the case of like the planaria जो कि platyhelminths में आता है. टर्बेलारिया में था ना, टर्बेलारिया ट्रेमाटोडा सिस्टोडा, क्या platyhelminths का ऐसे क्यों देख रहे हैं, याद नहीं है क्या? टर्बेलारिया ट्रेमाटोडा सिस्टोडा था ना उसका क्लासिफिकेशन. तो टर्बेलारिया में जो हम लोग ड्यूकेसिया को रखे थे या प्लानेरिया को रखे थे, सब लिखाई हुई बात है, आप लोग नहीं पढ़ रहे तो दिक्कत हो जाएगा. तो उसमें जो रीजनरेशन होता है वो टूटा हुआ टुकड़ा वो भी पूरे वर्म को रीजनरेट कर लेता है, बट दिस इज नॉट विद द लिजर्ड्स. सो दैट इज व्हाई दे डोंट हैव दैट एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज दिस रिपेयर डजंट इंक्रीज देयर पॉपुलेशन. ठीक है, तो इस तरीके से घुमाकर इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं, उसको ध्यान देना. तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. बोलिए. हाँ, टेल ही, अगर उसका पैर टूट गया, पैर कट के अलग हो गया, इट वुड नॉट बी एबल टू रीजनरेट इट्स लेग्स. ये नहीं हो पाएगा. हाँ, वो एक पैर के कमी के साथ ही चलेगा. एनीवे, सो सेकेंड पॉइंट देखें. Sexes are separate and so they are dioecious. ये dioecious होते हैं. इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सीरियल नंबर 4, दे आर ओविपेरस. ये अंडे देने वाले होते हैं. ठीक है, ऊपर का मिटा है. ये एक लेइंग एनिमल्स है. और आप देखे हैं पाइसेस में, क्या वो एक लेइंग एनिमल्स हैं? बिल्कुल है, वो भी ओविपेरस हैं पाइसेस में. लेकिन एक डिफरेंस है, याद रखिएगा. जो कॉन्ड्रिक्टाइस हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, वो लेकिन यंग वंस को गिव बर्थ करते हैं, यानी उनके बच्चे जन्म लेते हैं. दे डोंट ले डाउन द एग्स, इसीलिए वो विविपेरस हैं. और जो बोनी फिशेस हैं वो अंडे देते हैं. और इसलिए देखिएगा, जो कॉन्ट्रिक्टाइस है यानी कार्टिलेजिनस फिशेस, उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय मैटिंग होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. और मेल और फीमेल एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो मेल फीमेल को होल्ड करने के लिए उसके पास क्लस्पर होता है टेल रीजन में. क्लस्प करना यानी झपटना, चिपटना, है ना, होल्ड करना. So that kind of structure is present in the chondrichthyes, not in the ostricthyes. तो ब्रीडिंग सीजन में ऑस्ट्रिक्टाइस क्या करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट लगभग एक ही सराउंडिंग में रिलीज करते हैं. और मेल गैमेट यानी स्पर्म सेल स्विम करते हुए फीमेल गैमेट के पास जाते हैं और तब जाके उसका फर्टिलाइजेशन करता है. एंड सिमिलर थिंग इज प्रेजेंट इन द एम्फीबिया. दे ऑल्सो यूज वाटर एज ए, like the bony fishes, they also use the water as a medium of fertilization. So they have also the same thing, external fertilization. In the same vicinity, male and female release their gametes and then there is a fertilization. तो external fertilization वहां भी होता है. तो egg laying property has started from the bony fishes, continued in the amphibians, continued in the reptiles. So this shows a kind of hierarchy, a kind of relationship during evolution that establishes that bony fishes later on developed into amphibians and amphibians later on developed into reptiles. ठीक है, तो सीरियल नंबर 4 हो गया. सीरियल नंबर 5, they are
oviparous, but their eggs are of with different boundary. That is, reptilian eggs have calcinated यानी कैल्शियम कार्बोनेट लेडन, बड़ा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट लेडन, यानी eggs have calcinated shell and have a special shell gland to secrete calcium carbonate over their egg. Calcium carbonate over their egg for its protection. So how it is different? The Pisces यानी osteichthyes and amphibian eggs have membranous बाउंड्री. अब देख लीजिए, ये एक के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर वाला कॉन्सेप्ट किससे आया? रेप्टाइल से. ऑल्दो दे आर एग लेइंग एनिमल्स, बट देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड ए कैल्शियम कार्बोनेट शेल. बट एग लेइंग कैपेसिटी ये शो करता है किधर से किधर, एम्फीबिया से रेप्टाइल की तरफ. ठीक है, तो ये बड़ा रिमार्केबल डिफरेंस है उनके बीच में. नाउ सीरियल नंबर 6, डेवलपमेंट. इट इज डायरेक्ट. द young ones hatch out, अंडे से बाहर आने को हैचिंग कहते हैं. हैच आउट ऑफ द एग्स एंड लेटर इंक्रीज इन साइज टू बिकम adults, and no metamorphosis takes place. छिपकली का बच्चा जैसा दिखता है, बड़ा छिपकली भी वैसा ही दिखता है. स्नेक का बच्चा जैसा दिखता है वैसा ही बड़ा होकर भी दिखता है ना. एक में से बाहर आने के बाद जिस शेप और आकार का होता है, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल ऑर्गन उसमें नहीं आता है ना. जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स है वो मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, कैपेबल होते हैं, है ना, और फिर जाके वो एडल्टहुड एक्वायर करते हैं. लेकिन फ्रॉग में देखिए, उनके बच्चे जब हैच आउट होते हैं, एक में से बाहर आता है, जिसे हम लोग हिंदी में बेगूची कहते हैं और इंग्लिश में टैडपोल. तो टैडपोल में उसमें टेल होता है, पैर नहीं होते, लंग्स नहीं होते, पर जब डेवलप करता है एडल्ट फ्रॉग में तब उसका टेल गायब, लेग्स अपीयर होते हैं, लंग्स अपीयर होते हैं, गिल्स चले जाते हैं. तो ये क्या शो कर रहा है? कुछ ऑर्गन्स आ रहे हैं, कुछ ऑर्गन्स जा रहे हैं. ये एक के अंदर हो जाना चाहिए था, एक के बाहर हो रहा है. सो दिस इज मेटामॉर्फोसिस. जो जन्म लेने के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज मेटामॉर्फोसिस. जन्म लेने के पहले अगर चेंजेस होते हैं, इट इज मैच्योरेशन. Just like in the human babies, we have tails before our birth, but it goes off
बिफोर आफ्टर आवर आई मीन बिफोर द बर्थ। हमारे में टेल होते हैं पर जन्म लेने के पहले वो टेल गायब भी हो जाता है। दिस इज अ चेंज, बट दिस चेंज इज नॉट हैपनिंग आफ्टर आवर बर्थ। तो चेंजेस तो हमें भी हैं, बट दिस इज नॉट मेटामॉर्फोसिस बिकॉज दिस चेंजेस आर नॉट बीइंग टेकिंग प्लेस आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ दिस आर हैपनिंग। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस। इन सारी छोटी चीजों को ध्यान में रखिएगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स बड़े आसानी से बन जाएंगे। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज एब्स पूरा करना था। ओके एग्जाम्पल्स बुक में पूरा दिया हुआ है, याद करना होगा। समझ गए? एग्जाम्पल्स पूरे के पूरे बुक में दिए हुए हैं, 8-10 होंगे, उनको लिखकर याद करना है। क्लास बेस्ड नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्लास एब्स, जनरल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, skin is made of epithelium, but in place of scales, they have feathers, पर होते हैं इनके, ठीक है, feathers. This is exoskeleton and help them in flying, और इनको उड़ने में ये फेदर्स मदद करते हैं। इफेक्टिव बॉडी वेट कम कर देता है, हल्का करता है, जिससे इसको उड़ने में बनता है। सो दैट इज व्हाई ऑन देयर स्किन, मतलब आप देखिएगा इसके हर पॉइंट पे ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे चेंजेस आपको मिलेंगे जो कि इसके इफेक्टिव बॉडी वेट को, इसके बॉडी डेंसिटी को कम करने में मदद करते हैं, जिस वजह से ये, और इसका शेप दिखिएगा दैट इज एरोडायनामिक। जो लॉन्ग फ्लाइंग, लंबे दूरी तक उड़ने वाली चिड़िया हैं, उनका बॉडी देखिएगा, और उसी बॉडी प्लान को फॉलो करते हैं आजकल हम लोग। जितने भी बाइक्स बनाते हैं, हाई स्पीड बाइक या जनरल बाइक बनाते हैं, कार्स देखिएगा, है ना। उसके बाद जितने हमारे फ्लाइंग व्हीकल्स हैं, लाइक द एयर बसेस, एयर बस कहते हैं किसको, जो प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स, वो, या रॉकेट्स हैं, उन सबों का शेप लगभग उसी तरह का बनाते हैं। रीजन क्या है, उसका जो, उसके बॉडी के शेप को एरोडायनेमिक शेप कहते हैं, आगे की तरफ नुकीला, पीछे की तरफ फैला हुआ। इसके पीछे रीजन है कि जब हम ऑन द सॉइल हैं, जमीन पर हैं या पानी में हैं, तो हम एक मीडियम में ऑलरेडी हैं। अंतर क्या है, पानी में रहने में हमको पानी दिखाई दे रहा है, वाटर दिखाई दे रहा है, एयर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब एयर नहीं है ऐसा थोड़ी है, एयर है, और एयर का डेंसिटी सबसे ज्यादा जमीन के करीब है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी इसकी कम होती है, ठीक है। तो जमीन पर जब किसी चीज को हाई स्पीड मूव करना होगा तो उसका शेप ऐसा होना चाहिए ताकि एयर का रेजिस्टेंस कम सामना करना पड़े उसे। एयर का रेजिस्टेंस अगर कम होगा, इससे दो तरीके से फायदा होगा। पहला कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा, है ना, कम फोर्स लगाकर आप ज्यादा स्पीड अप्लाई कर सकते, मतलब अचीव कर सकते हैं। दूसरा कि आपको फ्यूल कम खर्च करना पड़ेगा। अगर आपका बॉडी, मतलब आपके व्हीकल का शेप एरोडायनेमिक नहीं है तो आपको ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ेगा।
और अगर आपके व्हीकल का शेप एरोडायनेमिक है तो आपको फ्यूल कम खर्च करना पड़ेगा सेम डिस्टेंस के लिए। रीजन क्या है? अगर फ्रंट जो है व्हीकल का फ्लैट होगा तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस फील करेगा, क्योंकि वो एयर के मॉलिक्यूल्स को हटाने में उस तरीके से एफिशिएंट नहीं होगा। इसका जो एरोडायनेमिक शेप है, इसका इंटीरियर आगे का हिस्सा पिन पॉइंट होता है, नुकीला होता है, जिससे क्या होता है, ये एयर मॉलिक्यूल को हटाने में इसको काफी मदद मिलती है। इस वजह से क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है और इसको जैसे कि किसी चीज से, मतलब पॉइंट रीजन से हटा रहा है। तो एक बार वो अगर हट गए तो फिर चौड़े बॉडी को अंदर की ओर, आगे की ओर ले जाने में इसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही बार में ब्लंट शेप के स्ट्रक्चर्स अगर एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे तो एक ही साथ में उससे कई 100 गुना ज्यादा एयर मॉलिक्यूल के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, इसलिए उनको डिस्प्लेस करने में इसे ज्यादा मेहनत पड़ेगा। यही कारण है पहले के जमाने में हम लोग ये समझते नहीं थे, इसलिए विंटेज कार्स जो है, पुराने जमाने की गाड़ियां, 50 साल 100 साल पहले की गाड़ियां जो है वो देखिएगा फ्लैट शेप के होते हैं, तो उसमें स्पीड ज्यादा हम लोग ले नहीं पाते थे। आज के डेट में जितने कार्स हैं वो देखिएगा आगे की तरफ बहुत ही स्मूथ बॉडी बनाता है। दिस इज द रीजन। जितने भी बाइक्स हैं देखिएगा आगे की तरफ नुकीला है, या तो वो फ्लेमिंगो जो लंबी दूरी तक उड़ने वाली चिड़िया है उनके शेप को एक्वायर करते हैं, या मॉस्किटो का शेप एक्वायर करता है। मॉस्किटो बहुत तेजी से उड़ता है, मच्छर बहुत तेजी से फ्लाई करता है, आपसे आसानी से मच्छर मरेगा? मक्खी। तो इसका जो शेप है वो उसको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। देखिएगा फ्लाइज का आगे की तरफ काफी कम एरिया है, पीछे की तरफ काफी फैल जाता है। आपके फाइटर जेट्स लगभग उसी तरह का होता है। देखिए, तो ये बॉडी का जो शेप है, बॉडी प्लान है, इसे एरोडायनेमिक बॉडी प्लान कहते हैं और इसके मदद से इन्हें उड़ने में मदद मिलती है। तो वही कह रहे थे, बर्ड्स यानी एव्स ऐसे एनिमल है जिसके हर पॉइंट पे आपको एक एडेप्टेशन दिखेगा जिससे कि उसे एयर में फ्लाई करने में मदद मिलती। तो हाँ, आप लोग का एक टास्क भी रहेगा, जितने एग्जाम्पल्स हुए काउंट करके याद करके रखिएगा। सीरियल नंबर 2, शेप ऑफ द बॉडी, एंटेरियर टैपरिंग। टैपरिंग यानी नुकीला होना, टैपर करना, नुकीला होना। पोस्टीरियर ब्रॉडेनिंग, पीछे की तरफ फैला हुआ होता है। दिस हेल्प्स देम efficiently flying in air. पोस्ट एनल टेल, इनका जो पूंछ है उसका क्या रोल है? हेल्प्स इन चेंजिंग देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, इनके उड़ान की दिशा को बदलने में इनकी पूंछ इन्हें मदद करती है। तो ये स्किन एंड शेप ऑफ द बॉडी या बॉडी प्लान कर सकते हैं, ये है इसका, यहां तक नोट कीजिए।